नमस्कार, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता ईशान आर्ट सेंटर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज ये मेरा पहला सेशन है, मेरा पहला लाइव सेशन है और 5 बजे का टाइम था और टाइम हो चुका है, लगभग 1 मिनट बाकी है। फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता हूँ और मैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ईशान आर्ट सेंटर आगरा में मेरा क्लिनिक है, जहाँ मैं हार्ट से रिलेटेड पेशेंट देखता हूँ। साथ में मैं कंसल्टेंट फिजिशियन भी हूँ, बीइंग एमडी मेडिसिन। तो मैं मेडिसिन से रिलेटेड जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, लंग्स, इनके भी पेशेंट में देखता हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आप प्लीज इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को और आपको जो भी सवाल है आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, उसके लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी बीमारी, हार्ट से बीमारी से रिलेटेड या कोई और भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करेंगे। मेरे कुछ सवाल पेशेंट्स के थे, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कुछ सवाल किए थे। उन सवालों का पहले मैं जवाब लूंगा, बीच बीच में आप भी मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको उनका जवाब देने की। तो इसके लिए आपको कमेंट करना ना भूलिए, और कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको कमेंट करना है, आपको सवाल करना है तो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं मुझसे। साथ में आप जो भी सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद ही आप कमेंट कर सकेंगे, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला सवाल जो मेरे पेशेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि हार्ट होता क्या है, मतलब हार्ट का क्या काम है हमारे शरीर में और हार्ट कैसे काम करता है। बहुत ही सिंपल वे में इसको समझाएंगे हम। तो बेसिकली हार्ट हमारा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा दिखता है। ये हार्ट का एक मॉडल है, तो आप इसे देख पाएंगे। तो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, जो पंप की तरह काम करता है। पंप का मतलब होता है कि पंप का क्या काम होता है, जैसे कि घर में पानी के पंप लगे होते हैं, वो पानी को सप्लाई करते हैं। तो हार्ट एक पंप होता है जो कि ब्लड को सप्लाई करता है, और ये ब्लड होता है, इसी ब्लड से हमारा पूरा शरीर चलता है। हमारा दिल, फेफड़ा, जिगर, पेट, दिमाग, जो भी चीजें हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो सब चीजें हमारे ब्लड से चलती हैं। मतलब ब्लड से सारा उसका काम होता है। और ब्लड को जो पंप करने वाला जो चीज ऑर्गन होता है वो हमारा दिल होता है। तो यहाँ दोस्तों, ये दिल जो होता है कुछ इस तरह का दिखता है। ये लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में इस तरह से हमारा रहता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये हार्ट का एक मॉडल है एक इसका। तो हार्ट एक मांसपेशी से बना स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होता है समय समय पे। और इस कॉन्ट्रैक्शन का जो कभी रेट होती है, लगभग लगभग वो 72 होती है, आइडियल रेट होती है। लेकिन 60 to 100 के बीच में नॉर्मल इंसान की वो रेट वेरी कर सकती है। तो हार्ट में मांसपेशियों का स्ट्रक्चर जो कि पंप की तरह काम करता है और इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड होता है पूरे शरीर में सप्लाई करता है। तो हार्ट में 2 पार्ट होते हैं, मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। इस तरह से ये हार्ट है, ये बंद है, जैसे निकाला। तो ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट साइड में तो क्या होता है, शरीर से जो गंदा खून होता है वो आता है। मतलब कि ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, ये वेन्स के थ्रू हमारा जो भी बिना ऑक्सीजन से रहित, ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वो वेन्स के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। और वो जो ये पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट वेंट्रिकल होता है, उसे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में भेज देता है। तो लंग्स में क्या होता है कि हम सांस लेते हैं, तो सांस के साथ उस हमारी सांस से ऑक्सीजन जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स के द्वारा, जो हमारा गंदा खून होता है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, लंग्स से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन उसमें डाल देते हैं। तो इस ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो वापस लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, इस जगह आता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है, और वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहां से एओर्टा, ये आप जो बड़ी लाल ये देख रहे हो, एओर्टा, ये दिल की यही नस होती है कि मेन जो सारा ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी में। तो ये एओर्टा होती है, ये दिमाग में खून भेजती है, हाथों में खून भेजती है, नीचे फिर वो एओर्टा पैरों में खून भेजती है और पेट में भी खून भेजती है। तो लोगों के सवाल आना शुरू हो चुके हैं और लोग मुझसे सवाल भी कर रहे हैं, तो मैं उनके जवाब साथ में देता जाऊंगा। डॉक्टर साहब, क्या ज्यादा वेट होना नुकसानदायक होता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वेट हमेशा नुकसानदायक है, क्योंकि ज्यादा वेट से कई तरह की बीमारियां होती है। मैं अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल वीडियो में बता चुका हूं कि जिनका वेट ज्यादा होता है उनको हार्ट की बीमारी ज्यादा लगती है, उनको डायबिटीज की बीमारी ज्यादा लगती है, उनको हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी ज्यादा लगती है। और डायबिटीज, हार्ट की बीमारी काफी गंभीर बीमारियां होती हैं। तो इनसे बचना है हमें, तो हमें अपनी डायबिटीज कंट्रोल, अपने वजन को कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल करा। तो वजन को कम करने का जो जितने मेथड्स होते हैं वो मेरी हेल्दी लाइफस्टाइल वाली एक वीडियो है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या क्या मेथड बताया है, क्या कैलोरी इंटेक कम करना है और एक्सरसाइज करनी है।
फिलहाल बहरहाल इस पे आते हैं। तो ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट हमने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, जिससे हमारा शरीर चलता है। अब एक और हमारे दर्शक का सवाल था कि दिल में कौन सी बीमारियां होती हैं, मतलब दिल में किस टाइप की बीमारियां होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो अक्सर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी रहती है, लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हार्ट की बीमारी का मतलब कि सिर्फ हार्ट अटैक की बीमारियां। तो सवाल आ रहे हैं। तो हार्ट अटैक की बीमारियां तो होती है, मतलब हार्ट में हार्ट अटैक की बीमारी तो फिर है ही है, पर और भी बीमारियां होती हैं। हम उसको इसके हार्ट के फंक्शन से समझते हैं, हार्ट के इस मॉडल को समझते हैं कि हार्ट में किस तरह की बीमारियां होती है। बहुत ही सिंपल वे में समझाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको पहले बताया कि हार्ट एक मांसपेशियों का बना स्ट्रक्चर होता है जो कि पंप की तरह काम करता है। ये पंप हमारा चलता कैसे है, हमारी मांसपेशी, जैसे कि ये हमारी हाथ की बाजुओं की मांसपेशी है, ये हमारी कैसे चलती है। हमने सोचा दिमाग में कि हमें हाथ हिलाना है, तो दिमाग से करंट गया नर्व के थ्रू, और वो मसल्स में जाके गया और मसल ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करा, इस तरह से ये मांसपेशी ने हमारा मूवमेंट किया। पर दिल में हमें सोचना नहीं पड़ता। दिल के केस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक सिस्टम होता है दिल में। दिल भी चलता है, धड़कन जो चलती है हमारी वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब एक तरह का करंट ही होता है। जो करंट होता है वो राइट एट्रियम में बनता है, कुछ इस जगह राइट एट्रियम में करंट बनता है। वो जो करंट होता है पहले एबी ऐसे नोड में बनता है, वहां से एबी नोड में आता है। ये आपको ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये ऐसे नोड, ये ब्लैक डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे करंट बनता है। वो करंट यहाँ से यहाँ जाता है और यहाँ से पूरे दिल में सप्लाई हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, वो दिल में पूरा सप्लाई हो जाता है और उस करंट की वजह से दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब इसमें अच्छी बात, स्पेशल बात ये होती है कि हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, बस ये ऑटोमेटिक भगवान ने हमें एक प्रणाली दी, एक सिस्टम दिया है जिस सिस्टम के थ्रू ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि इसकी कॉन्ट्रैक्शन की रेट कम या ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग आप किस सिचुएशन में हो। अगर आपको दौड़ भाग कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, और वहीं आप आराम से सो रहे हो या लेटे हो या बैठे हो तो आपकी धड़कन कम हो जाती है। वो शरीर में कुछ हार्मोनल, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से, और कुछ नर्वस सिस्टम के चेंजेस की वजह से, एड्रेनलिन सिस्टम, ये सब इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से धड़कन कम या ज्यादा हो सकती है। एक सवाल आया है, सर क्या बीपी के मरीज को भी हार्ट अटैक का खतरा होता है? बिल्कुल होता है जी। बीपी के मरीज में हार्ट अटैक का खतरा बहुत होता है। हार्ट अटैक के जो हार्ट अटैक का मतलब पहले समझते हैं, इसका खतरा भी समझेंगे। अभी इस सवाल को लेंगे, डिटेल में लेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो धड़कन होती है उससे जो मांसपेशियां जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो सबसे पहली खराबी एक होती है, धड़कन की खराबी होती है। धड़कन की खराबी की बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एरिथमियास। एरिथमियास का मतलब कि धड़कन या तो कम या ज्यादा, वो भी एबनॉर्मल टाइप की धड़कन। तो कम या ज्यादा धड़कन होने की वजह से हमारी जो बीमारी होती है हार्ट में, हार्ट या तो कम धड़क सकते हैं, ज्यादा धड़क सकता है, दोनों ही कंडीशन खराब होती है। दोनों ही कंडीशन में इंसान के ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, शरीर में और अंगों की ब्लड सप्लाई कम या ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि धड़कन की बीमारी जैसे कम धड़कन हो जाती है जिसमें एवी ब्लॉक्स होते हैं, या सिक्स साइनस सिंड्रोम होती है, या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होता है, या तो इसमें क्या होता है, धड़कन नॉर्मल से कम हो जाती है, 40 से भी कम गिर जाती है। पेशेंट ने पूछा, एक ने सवाल है, पेशेंट, डॉक्टर साहब मुझे ब्रेथ लेने में परेशानी होती है, क्या ठंड में ऐसा होता है? जी हाँ, ठंड में होता है ऐसा। जब ठंड बढ़ जाती है तो अस्थमा के मरीजों को प्रॉब्लम हो जाती है, सीओपीडी जो कि लंग्स की बीमारी, उनको प्रॉब्लम हो जाती है, साथ में हार्ट के मरीजों को भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठंड के मरीजों को, जो अस्थमा के मरीज, हार्ट के मरीजों को ठंड से हमेशा बचना चाहिए। ठंड के दिनों में आप जब भी निकलें घर से बाहर, तक धूप निकल जाए तब निकलें, या कोशिश करें कि काफी अच्छे कपड़े पहन के निकलें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हम आते हैं अपने हमारे टॉपिक पे कि धड़कन की प्रॉब्लम पे थे हम। धड़कन जब हमारी कम ज्यादा हो जाती है तो उसको एरिथमियास बोलते हैं। तो एरिथमियास में होता यह है कि धड़कन कम होने को ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं और ज्यादा होने को टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ज्यादा होने में जो कुछ एब्नॉर्मल धड़कनें होती हैं जैसे बीपीसी, एपीसी, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया, पैरोक्सिमल वेंटिकुलर, पैरोक्सिमल सुप्रावेंटिकुलर टैकीकार्डिया, डीटीवी, ये सारी धड़कनें होती हैं जो काफी खराब होती हैं। तो हमें धड़कनों का मर्ज होता है। तो धड़कनों का मर्ज में ट्रीटमेंट जो होता है डिपेंड करता है आपको किस टाइप की धड़कन आ रही है। तो पहला मर्ज हमारा जो हार्ट में होता है वो धड़कनों का होता है। दूसरा मर्ज कि हार्ट एक पंप है। तो पंप क्या है? मांसपेशियों का बना। जब ये मांसपेशियां ढंग से काम नहीं करती हैं तो पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो कार्डियोमायोपैथी का मतलब है ये मांसपेशियां हैं, मतलब ये नॉर्मल इंसान का हार्ट है 60% की कैपेसिटी पे काम करता है। रिजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल इंसान का होता है 55 to 60% होता है, कुछ इस तरह से हार्ट कॉन्टेक्ट करता है। वो अगर कार्डियोमायोपैथी यानी कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का पेशेंट है अगर, तो एक तो उसका हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, दूसरा उसकी पंपिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी।
मतलब वो 20-25% पे आ गया, या कुछ कुछ मरीजों का तो 15-15% पे आ जाता है, तो कार्डियोमायोपैथी जो दूसरा रोग होता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि जिसको हार्ट की बीमारी माना जाता है, वो हार्ट अटैक का रोग या एंजाइना का रोग कहते हैं। उसमें होता क्या है कि जो हार्ट की आर्टरीज होती है, मतलब हार्ट की भी अपनी ब्लड सप्लाई होती है, क्योंकि हार्ट भी एक स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको चलने के लिए उसको अपनी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो हार्ट में कुछ आर्टरीज होती है, जैसे कि 3 आर्टरीज प्रमुख होती है। ये है लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी, ये है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और ये राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये 3 आर्टरी होती है, बाकी सब इनकी ब्रांचेस होती हैं। तो 2 तो लेफ्ट साइड से निकलती है, लेफ्ट मेन आर्टरी से निकलती है, लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग और एलसीएच, और जो राइट साइड से निकलती है वो राइट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो आर्टरी है, ये पूरे हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो रेड दिख रहा है, ये हार्ट की आर्टरीज है, और ये आगे पीछे सब जगह से हार्ट की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई देती है। मतलब कि जो मांसपेशियां हमारी चलती हैं, वो इन आर्टरीज के थ्रू चलती हैं। जब इनमें रुकावट आ जाती है, जब इसमें कोई ब्लॉक आ जाता है, तब कहते हैं पेशेंट को हार्ट अटैक। जी हाँ, आज आप समझ जाएंगे कि हार्ट अटैक का मतलब क्या है। जब भी इन किसी आर्टरी में कोई ब्लॉक आ गया, अगर वो आर्टरी बंद हो जाती है, ब्लॉक आ जाता है, उसमें क्लॉट आ जाता है, या उसमें एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक आ जाता है, तो तो एक और सवाल आया है, क्या धड़कन कम या ज्यादा होने पर बेहोशी भी हो सकती है? जी हाँ, धड़कन कम ज्यादा होने पर बेहोशी हो सकती है, इसे सिंकोप कहते हैं, वो भी अभी लेते हैं। तो हम हार्ट अटैक पे थे कि हार्ट अटैक में मतलब जब इन आर्टरीज में, जो ये आर्टरीज आप देख रहे हैं, इनमें ब्लॉक आ जाता है, और वो ब्लॉक के कुछ कारण होते हैं, उस ब्लॉक को ही हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी मतलब कि जो हार्ट की आर्टरीज का नाम है, जो उनको बोलते हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज होती है। तो जब इन आर्टरीज में ब्लॉक आ जाता है, तो उसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। अब इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज में भी 2 तरह की डिजीज होती है, एक होती है स्टेबल और एक होती है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। स्टेबल का मतलब है कि मरीज को भी अटैक नहीं पड़ा है, मरीज को चलता है, फिरता है, तो यहाँ सीने में उसके तेज भारीपन आता है, जो उल्टे हाथ में जा सकता है, गले में जा सकता है, तो उसे एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना का मतलब होता है कि जो हार्ट का पेन जिसे हम कहते हैं, उसका नाम होता है एंजाइना। तो एंजाइना में क्या कि अभी ब्लॉकेज है 70, 80, 90, 95 या 99% तक। तो उसमें जब मरीज ने चला, तो उस ब्लॉकेज की वजह से, तो दिल की ब्लड सप्लाई पूरी पहुंचनी चाहिए थी नॉर्मल कंडीशन में, ब्लॉकेज की वजह से वो पूरी ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, तो उसकी वजह से उसे पेन होने लगता है। तो एक साइन होता है ये, जिसमें हम फिर कुछ पेशेंट के टेस्ट करा के देखते हैं, ईसीजी, इको, टीएमटी। तो इन टेस्ट से मालूम पड़ता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस की संभावना है। फिर इसमें तो ये स्टेबल वाली हार्ट की कंडीशन होती है, जिसमें स्टेबल कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उसे एंजाइना कहते हैं। और जब अचानक कोई खून का थक्का आके कोई नस को, किसी भी एक नस को 100% बंद कर देता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि एक्यूट एमआई, यानी कि आम भाषा में बोला जाए तो दिल का दौरा या हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक में अचानक से आर्टरी बंद हो जाती है, क्लॉट आ जाता है, हो सकता है बेसलाइन उसमें ब्लॉक हो, लेकिन अचानक से क्लॉट आके 100% आर्टरी बंद हो जाती है, जिससे एक्यूट एमआई हो जाता है। तो एक पेशेंट ने हमसे सवाल भी किया था, डॉक्टर साहब चक्कर आना कार्डिक में आता है? हाँ, तो चक्कर कार्डिक पेशेंट में आते हैं, जैसे मैंने अभी बताया। एक और दर्शक ने कमेंट किया था कि धड़कन कम या ज्यादा होने से भी बेहोशी आती है। तो जब धड़कन अचानक बहुत ज्यादा कम हो जाए, या बहुत अत्यधिक ज्यादा बढ़ जाए, 150, 200, 250 तक धड़कन पहुंच जाए, या फिर नीचे 40 से नीचे आ जाए, 25, 30, तो उस कंडीशन में जो ब्रेन होता है हमारा, दिमाग की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बेहोशी आ जाती है। तो इस चीज को हम बोलते हैं सिंकोप। तो सिंकोप का मतलब धड़कन कम ज्यादा होने की वजह से दिमाग की ब्लड सप्लाई रुकती है, आदमी बेहोश होकर इसमें गिर जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। इस चीज को सिंकोप बोलते हैं। इसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं ईसीजी, इको, हॉल्टर से। हॉल्टर लगा के देखी जाती है पेशेंट की 24 घंटे में क्या धड़कन रहती है। मैं आपको हार्ट टेस्ट वाली वीडियो में बता चुका हूं कि हॉल्टर टेस्ट कैसे करते हैं, क्या उसका फायदा, क्या नुकसान है, सारा टेस्ट बता चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको अभी फिर बता रहा हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद ही आप अपने कमेंट, अपने सवाल मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं। ये लाइव सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लाइव सेशन है। हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, आपके सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा मैं। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और फिर आपको कमेंट करिए, जो भी आपके सवाल है वो कर सकते हैं। तो एक पेशेंट ने हमसे भी पूछा भी कि हाँ, तो एक पेशेंट ने, एक दर्शक ने हमसे पूछा भी अभी कि हार्ट के पेशेंट में चक्कर भी आ सकते हैं। वो चक्कर मतलब वैसे ही जो कि धड़कन या कम ज्यादा होने पे आते हैं। बहरहाल हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि
जो हार्ट अटैक आपने बता दिया कि अगर 100% आर्टरी बंद हो जाती है अचानक से, कोई क्लॉट आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि हार्ट अटैक पड़ गया साहब आपको। तो हमने धड़कन की बीमारी समझ ली, एरिथमिया जिसे हम कहते हैं, हमने कार्डियोमायोपैथी समझ ली जिसमें मांसपेशियां वीक हो जाती हैं हार्ट की, और हमने हार्ट अटैक की बीमारी समझ ली जिसमें कि ये जो आर्टरी हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए। अब आती है एक और बीमारी जो इंडिया में बहुत कॉमन है, जो कहते हैं वाल्व की बीमारी। वाल्व में मतलब क्या होता है कि हार्ट में दरवाजे बने होते हैं। वाल्व का मतलब कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं और बंद होते हैं। तो ये डिपेंडिंग की कार्डिक साइकिल की फेज में कभी ये खुलते हैं और कभी ये बंद होते हैं। तब ये वाल्व या तो ज्यादा लीक करने लग जाए, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं हो रहे, मतलब यूजुअली ऐसे खुलने चाहिए, ऐसे बंद, कंप्लीट बंद होनी चाहिए, पर जब लीकेज होती है तो ऐसे खुलते हैं और बंद होने के टाइम पे देख रहे हैं गैप है, तो यहां से लीकेज चालू हो जाती है। तो सवाल आ रहे हैं पेशेंट्स के। हाँ डॉक्टर साहब, कोल्ड में मेरी मदर को ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है और कफ और बहुत बात करने में सांस फूलती है, क्या कार्डिक प्रॉब्लम है? तो ये चेक करना पड़ेगा कि किसी दर्शक ने सवाल किया है कि जब सर्दी पड़ती है तो उनके माता जी की सांस फूलती है और उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, कफ भी बनता है। तो ये लंग्स की परेशानी में भी ये परेशानी आ सकती है, हार्ट की परेशानी में भी ये परेशानी आ सकती है। तो आपको इसके लिए चेकअप कराना पड़ेगा। आप अपने किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, तो कार्डियोलॉजिस्ट आपके इको करेगा, एक्सरे करेगा, वही पता लगाएगा कि ये लंग्स की प्रॉब्लम की वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है इनको, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम, दोनों में ये सेम प्रॉब्लम आ सकती है। तो एलर्जी में भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, अस्थमा में भी मैंने आपको भी बताया भी कि अस्थमा के पेशेंट में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप प्लीज उनका एक चेकअप कराइए अपना। और गुड इवनिंग सर, मेरा बीपी 150/90 रहता है। तो इन्होंने सवाल किया, तो 150/90 आपका बीपी ज्यादा है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है और 130/90 से तो हमेशा कम ही रहना चाहिए। तो अगर आपका 150/90 बीपी है तो आपको उसका मतलब बीपी का रोग है। अपना बीपी का चार्ट बनाइए, डॉक्टर से मिलिए, तो देखिए आपका बीपी बढ़ने का क्या कारण है। आपका वजन ज्यादा तो नहीं है, आप नमक ज्यादा तो नहीं लेते, और फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है आपकी हाई ब्लड प्रेशर की। अगर आपका पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, डॉक्टर से मिलिए, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं। बीपी पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें सारी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि बीपी का मरीज अगर किसी को बीपी है और तो पहले कैसे लाइफस्टाइल से वो बिना दवाइयों के भी अपना बीपी ठीक कर सकते हैं आप। तो बीपी ठीक करने के लिए आपको अपना वजन कम करना है, नमक कम करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का सेवन बढ़ा देना है, और वजन पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। एक और सवाल है, ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी निकला है लेकिन इको नॉर्मल है, आरवीएच क्या है या नहीं? तो ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप समझते, राइट वेंट्रिकल जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि हार्ट में ये राइट पार्ट होता है, लेफ्ट साइड होता है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि ये राइट साइड वाला जो हार्ट है वो मोटा हो गया है, मतलब उसकी दीवार मोटी हो गई। तो यूजुअली ये किन कंडीशन में पाया जाता है? जो सांस के मरीज होते हैं, जिनको लंग्स के प्रेशर बढ़े हुए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर कोई सीओपीडी का पेशेंट है जिसमें लंग्स के प्रेशर, कॉर पल्मोनरी का पेशेंट है जिसमें उसमें आरवीएच मिलता है। कॉर पल्मोनरी मतलब कि अगर लंग्स में डैमेज आया था तो राइट साइड वाले हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी दीवारें मोटी हो जाती हैं। तो इसमें लंग्स के प्रेशर बढ़ने का सबसे मोस्ट कॉमन कारण होता है लंग्स का प्रेशर बढ़ जाए। या फिर किसी को जन्मजात टॉप के पेशेंट में जो बीमारी होती है टेट्रोलॉजी सेलेट और एएसडी के पेशेंट में, तो एक बार अपना इको अगर आपका नॉर्मल है और आपको लंग्स की कोई परेशानी नहीं है तो कई बार ईसीजी में अगर आरबीएच आ रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक बार कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपको बताएगा कि आरबीएच जो है आपका वो पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है। मतलब ऐसे ही आ गया है कि ईसीजी में, कई बार ईसीजी में ऐसे भी आरबीएच आ सकता है अगर लीड्स वगैरह में कुछ मिसप्लेसमेंट हो जाए। तो एक बार ये अगर इको आपका नॉर्मल आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम, चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी एक कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए कि आरबीएच का कारण क्या है। वाकई में वो आरबीएच कोई पैथोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल मतलब कि लंग्स की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई लंग्स के प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ है, तो वो देखना पड़ेगा। सर, 1 ईयर बेबी को ब्रेथ में प्रॉब्लम हो रही है, रात में ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से जाग जाती है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है? 1 साल का बच्चा है तो एक बार आप इको जरूर कराइए। इको में बच्चों में देखना पड़ता है कि दिल में कोई छेद तो नहीं है। दिल में जो छेद होती है वो जन्मजात बीमारी होती है, जिसमें कि कुछ प्रमुख छेद होते हैं, जिसमें कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यानी कि एएसडी बोलते हैं, या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब आप ये देखेंगे अगर हार्ट, तो ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम होता है, ये सेप्टम के बीच में अगर छेद हो, जन्मजात छेद, या फिर ये दो एट्रियम दिख रहे हैं इनके बीच में अगर छेद हो यहाँ, तो उसे एएसडी बोलते हैं।
तो एक और सवाल आया है कि बीपी कितनी ईयर से बढ़ता है, ये लेंगे। पहले इनका सवाल ले लेते हैं कि 1 साल का बच्चा है, सांस की प्रॉब्लम और रात में उठ जाता है, तो एक बार आपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और एक इको भी एक कार्डियोलॉजिस्ट से कराइए कि दिल में कोई छेद तो नहीं है। तो ये आपको दिखवाना पड़ेगा। पीडीए, एएसजी, वीएसजी ये प्रमुख छेद होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर छेद ना हो फिर भी सांस फूल रही तो लंग्स की प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है, या कभी कभी खून की कमी में भी सांस फूलती है। तो एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए और इको की जांच आप करा लीजिए। और एक और दर्शक ने सवाल किया कि बीपी का मर्ज कितनी एज में हो सकता है। तो बीपी तो ऐसा है कि वैसे तो बीपी ओल्ड एज की बीमारी, मतलब 50-60 साल की उम्र की बात होता है, लेकिन आजकल जो जीवन शैली हो गई, उस जीवन शैली में जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो बहुत कम एज में भी देखने को मिल रहे हैं हमें 25 साल में, 22 साल में, 30 साल में, इस एज के लोगों को भी ब्लड प्रेशर की बीमारियों के मर्ज मिल रहे हैं देखने को, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत खराब हो चुकी है। बीड़ी सिगरेट, तंबाकू, शराब का लोग बहुत सेवन कर रहे हैं। जो बीड़ी सिगरेट है वो काफी बीपी बढ़ाती है। थैंक यू, थैंक यू। तो ब्लड प्रेशर के मरीज अब बढ़ने लग गए हैं काफी ज्यादा, और हार्ट अटैक के मरीज, हम जो पहले सोचते थे हार्ट अटैक के मरीज 55, 60, 70 साल की उम्र में मरीज होते हैं, मैं 22 साल, 23 साल के लड़कों की एंजियोप्लास्टी कर चुका हूँ। बच्चों में दिल में छेद होने के क्या कारण होते हैं, क्या बचाव है? बच्चों में दिल में छेद के कारण तो यह है कि जन्मजात होते हैं, मतलब कंजेनाइटल होते हैं, मतलब बच्चा पैदा हुआ और किसी वजह से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है उसे, या फिर कुछ ऐसी दवाई ली है प्रेगनेंसी के दौरान पे जो नहीं लेनी चाहिए थी, या फिर कभी कभार बिना किसी कारण के भी बच्चों के दिल में छेद आ सकता है। वो तब आता है कि जब बच्चा पेट में बन रहा होता है, और दिल जब हमारा बन रहा होता है पेट में, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, तो ढंग से उसकी स्ट्रक्चर जो चीजें होती जुड़ नहीं पाती हैं, तो उस वजह से छेद वो जो नहीं होने चाहिए वो बने रह जाते हैं, मतलब जो छेद बंद होने चाहिए थे जन्म के साथ वो बने रह जाते हैं, जिसकी वजह से जन्मजात बच्चों में छेद आ सकते हैं। तो दोस्तों हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने आपको बता दिया कि हार्ट अटैक में क्या होता है। हार्ट अटैक में दिल की नस ब्लॉक हो जाती है। हार्ट अटैक के बाद हम वाल्व्स पे थे। तो ये वाल्व्स की बीमारी होती है, उसमें इंडिया में जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है रोमेटिक हार्ट डिजीज, मतलब आरएचडी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि जो वाल्व होते हैं, खासकर कि मिट्रल वाल्व और एयोर्टिक वाल्व, इसमें या तो लीकेज आ जाए या फिर उसमें स्टेनोसिस हो जाए। मतलब कि मैंने आपको बता दी लीकेज में कि वाल्व दूर दूर बंद होने पर भी दूर है। तो या तो उसमें एक और सवाल आया, क्या सर क्या बच्चा उसके बाद नॉर्मल लाइफ जी सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वो छेद को आप ऑपरेशन द्वारा बंद करा देते हैं तो नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हमने बहुत बच्चों के बंद कराए हैं। सर हमें रात में नींद कम आती है। तो भाई नींद कम आने के तो बहुत सारे कारण हैं। नींद कम आने के आपको एंजाइटी की वजह से नींद कम आ सकती है, आप जब दिन में शारीरिक मेहनत नहीं करते तो आपको नींद नहीं आ सकती है। बहुत सारे कारण है। अपने फिजिशियन से मिलिए किसी से और पता लगाइए। थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, रात को दूध पी के सोइए तो उससे भी नींद अच्छी आती है। उससे दूध पीने से ट्रिप्टोफान नाम का अमीनो एसिड होता है जिससे कि मेलेटोनिन बनता है, जिससे अच्छी नींद आती है। और मेहनत कीजिए, अगर आप थकेंगे थोड़ा सा, थकने से अच्छी नींद आती है। और डे टाइम नींद मत लीजिए। दिन में जो लोग सोते हैं उनको रात में अच्छी नींद नहीं आती। सबसे इंपॉर्टेंट आजकल के जमाने में जो नींद नहीं आ रही, लोग अपने फोन की स्क्रीन को लेके बैठे रहते हैं। फोन सामने रहेगा तो फोन में से जो ब्लू रेज निकलती है वो आपकी नींद में प्रभाव डालती है, नींद को प्रभाव डालती है। सर प्लीज प्रोवाइड सम टिप्स फॉर दी वेट लॉस। तो वेट लॉस पे मैं आपको बता चुका हूं, अपनी मेरी वीडियो हेल्दी लाइफस्टाइल पे जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुका हूं कि वेट लॉस करने के लिए आपको मेहनत करनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाइए और अपना जो कैलोरी इंटेक है उसको कम करिए। अपने जो भी आप कैलोरीज लेते हैं उसको कम करिए। रिफाइंड शुगर का प्रयोग बिल्कुल मत करिए। साथ में जो हाई फैट डाइट है उसको कम करिए। सर डायबिटीज से मरीज को भी हार्ट अटैक पड़ सकता है? बहुत ज्यादा पड़ता है। डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड है तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का। तो प्लीज अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करिए। और जो वेट लॉस वाला मैं टिप बता रहा था वो भी करना है। डायबिटीज के मरीजों को अपना वेट कम करेंगे तो डायबिटीज तो कंट्रोल होगी, साथ में आपका हार्ट अटैक की संभावना भी कम होगी। तो हाँ सर प्लीज सजेस्ट सम एक्सरसाइज फॉर द एंजियोप्लास्टी पेशेंट। तो डिपेंड करता है। एंजियोप्लास्टी का मतलब यह है कि जिनकी दिल की नसें खोली गई है, मतलब जो इसमें स्टेंट डालते हैं हम। मैं आपको कुछ दिखाता हूं इसमें। तो चलिए, जब स्टेंट डाला जाता है मैंने आपको बताया कि जैसे आर्टरीज में इसमें आप देखेंगे ब्लॉक आ जाता है, तो इन ब्लॉक को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी का मतलब कि दिल की नस में हम स्टेंट डाल देते हैं जो कि स्प्रिंग जैसा होता है। मैं एंजियोप्लास्टी पे वीडियो बना चुका हूं, आप उसे वो देख सकते हैं। तो स्टेंट डालने के बाद थोड़े शुरू में 5-7 दिन आपको एक्टिविटीज कम रखनी है, उसके बाद अपनी आपको नॉर्मल एक्टिविटीज करनी है।
और अगर आप मोटे हैं तो आप एक्सरसाइज करिए, शुरुआत में लाइट एक्सरसाइज करिए, अपने डॉक्टर से पूछ एक्सरसाइज करिए, डॉक्टर से बिना पूछे नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ कुछ मरीजों की हार्ट की पावर अटैक के दौरान काफी कम हो जाती है, तो उनको एक्सरसाइज हम बहुत बहुत कम एक्सरसाइज, मतलब शुरुआत में तो बहुत ही लाइट एक्सरसाइज बताते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी हार्ट की पावर इसमें कितनी है, उस हिसाब से आपकी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब की जाएगी, तो वो आपका कार्डियोलॉजिस्ट आपको बता देगा। साथ में जो भी एक्सरसाइज, आप जब भी कभी भी एक्सरसाइज शुरू करो, तो ये नहीं आपको पहले दिन ही आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ली, आपने डंबल उठा लिए और बहुत हाई एक्सरसाइज कर ली। आपको शुरुआत हमेशा स्लो से करनी है, खासकर जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको शुरुआत हमेशा लो से करनी है। सर, हाउ टू जज वेदर अ पेन इज गैस और हार्ट? ये बहुत अच्छा सवाल है। यूजुअली जब हमारे पास हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, वो 2-3 दिन से उनको चेस्ट में पेन हो रहा होता है, वो ये सोचते हैं कि साहब हमें तो गैस का पेन था, हम तो गैस का समझे थे, एसिडिटी का समझे थे। तो बहुत सारे साइंस हम इसमें होते हैं। सवाल बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। सर, क्या हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद भी हार्ट अटैक के चांस रहते हैं? तो आप जी हाँ, हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद भी हार्ट में ब्लॉकेज आ सकते हैं, एंजियोप्लास्टी के बाद भी स्टेंट में ब्लॉक आ सकते हैं, हार्ट में बाईपास में जो नई आर्टरी लगती है उसके बाद भी ब्लॉक आ सकते हैं। हार्ट में होल होने के क्या सिम्टम्स हैं? हार्ट में होल होने के सिम्टम्स ये होते हैं कि जो बच्चा होता है उसकी सांस फूल सकती है ना, और वो नीला पड़ सकता है, खासकर रोते रोते नीला पड़ जाता है। और हाथों में क्लबिंग, क्लबिंग मतलब कि ये टर्मिनल पार्ट होता है, ये फूल जाते, नाखून जो होते हैं ये इसके फूल जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं, तो क्लबिंग बोलते हैं। नीला पड़ सकता है, सांस फूलती है, निमोनिया बार बार होता है। ऐसे बच्चों को जिनके दिल में छेद होता है, एएसजी वीएसजी होता है, उनको निमोनिया ज्यादा होता है। और जिनको टॉस होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, जिसमें कि बच्चा नीला भी पड़ जाता है, या टीजी होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, उसमें भी बच्चा नीला पड़ जाता है। सर, आजकल चलते फिरते नाचते हुए बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत वीडियो हैं, इस पर कोई स्पेसिफिक रीजन है? इसका रीजन यही है कि जीवन शैली में आपको सुधार करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब का परहेज करना है, चीनी चिकनाई का परहेज करना है, फल फ्रूट का सेवन करना है, एक्सरसाइज करनी है, वेट मेंटेन करके चलना है। और जो अपना एक आपको पता होनी चाहिए, सर आपको पता होनी चाहिए कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपको उस हिसाब से करनी है। आपको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, जैसे राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट की बीमारी थी, उनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, वो जिम में वर्कआउट कर रहे थे, हालांकि एक अनफॉर्चुनेट है कि उनको ये दिक्कत हुई, दोबारा अटैक पड़ गया। पर आपको अपना लेवल पता होनी चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि एंजियोप्लास्टी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर की सलाह पे करनी है, और शुरुआत कम से करनी है। आपको ये नहीं कि पहले दिन ही आपने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज अपने कर ली। तो जो जिम में जो आप देख रहे हैं आजकल हो रहा है कि बहुत जीवन शैली पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है। जीवन शैली बहुत खराब हो चुकी है, तो जीवन शैली की वजह से हार्ट अटैक बहुत बढ़ रहे हैं। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हाई इंटेंसिटी हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज में हमें एड्रेनलिन सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, और उस एड्रेनलिन सिक्रीशन की वजह से, एक मिनट, एक सवाल आया है हार्ट में होल होने का क्या सिम्टम है? ये मैं आपको बता चुका हूँ। हार्ट में होल होने के सिम्टम मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि जब होल होते हैं तो सांस फूलती है। तो हाँ, तो हम थे जिम में, तो जिम में जो अटैक पड़ते हैं, जो अचानक जो कहते हैं कि अटैक पड़ गया, तो एक तो उनको बेसलाइन हो सकता है हार्ट की बीमारी हो, उन्होंने कभी अपना चेकअप नहीं कराया हो, तो वो एक कारण होता है। दूसरा, जीवन शैली, जो हमारी जीवन शैली खराब हो गई, जीवन शैली की वजह से हार्ट अटैक, क्या पता उनको इस तरह की जीवन शैली जीते हो, नशा करते हो, बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हो, तो उस वजह से, या जेनेटिक कॉज, या फिर आपको अनुवांशिक, आपको घर में किसी को हार्ट की बीमारी थी, उस वजह से भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो एक्सरसाइज करने के दौरान अगर हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर लें तो एड्रेनलिन सिक्रीशन बढ़ता है, तो एड्रेनलिन सिक्रीशन की वजह से भी हार्ट अटैक पड़ सकता है। तो एक्सरसाइज अपनी लिमिट में करिए, और अपनी एज के हिसाब से करिए, अपने डॉक्टर की सलाह से करिए, अपने ट्रेनर की सलाह से करिए। और अगर आप शुरू करना चाहते हो तो हमेशा लाइट से शुरू करिए, आपको ये नहीं कि आप बहुत ही हाई इंटेंसिटी से बचिए। तो मैंने एक अपनी लाइफस्टाइल वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि हिट नाम की एक्सरसाइज होती है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। तो यूजुअली ये बहुत ही हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हम उन लोगों को बोलते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, यंग लोग हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, पर फिर भी बचना चाहिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज से। तो हम बात कर रहे थे कि हार्ट अटैक में, कि हमने एंजियोप्लास्टी, पेशेंट ने पूछा था कि एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं। तो आज हमने ये देख लिया कि हार्ट की बीमारी में एक तो धड़कन की बीमारी आती है, दूसरी कार्डियोमायोपैथी, मतलब कि हार्ट की मांसपेशियां वीक हो जाती हैं, जिसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसकी बीमारी आती है। तीसरी हार्ट अटैक की बीमारी आती है, जिसमें हार्ट की नसों में ब्लॉक आ जाए, जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें ब्लॉक आता है तो इन उसमें हार्ट अटैक या एंजाइना होता है। चौथा, वाल्व की बीमारी है। वाल्व
लीकेज हो जाए या वाल्व खराब हो जाए। सर लो बीपी रहता है, चलते हुए घबराहट, हार्ट बीट बढ़ जाती है, इस सिम्टम्स पे। देखो बीपी लो रहने के कुछ फिजियोलॉजिक कारण है, कुछ पैथोलॉजिक कारण है। फिजियोलॉजिक कारण है कि अगर खासकर औरतें, दुबली पतली औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनका बीपी कई बार लो रहता है। सिम्टम भले कोई नहीं हो लेकिन बीपी उनका 90, 100, 80 तक रह सकता है। आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, या किडनी फंक्शन अच्छा चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस अपना नॉर्मल अपना लाइफ जिए। थोड़ा नमक ज्यादा ले सकते हैं, पानी ज्यादा पीजिए आप। और अगर आपको पोस्चरल हाइपोटेंशन के सिम्टम आ रहे हैं, मतलब कि पोस्चरल हाइपोटेंशन का मतलब कि जब लेटे से खड़े होते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है 2 सेकंड के लिए, तो पोस्चरल तो आपको नमक ज्यादा लेना है और पानी ज्यादा पीना है। और इसके लिए अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा आपको, कि कुछ दवाइयां भी होती हैं वो हम दे सकते हैं इसमें कि बीपी बढ़ाने के लिए। बाकी पैथोलॉजिकल कारण बहुत होते हैं जिसमें बीपी लो रहता है। अगर मैंने जैसे बताया कि कार्डियोमायोपैथी, मतलब जिसमें हार्ट की पावर आपकी वीक हो जाती है, उसमें भी बीपी लो रह सकता है। या हार्ट अटैक के बाद जब हार्ट की पावर गिर जाती है तो उसमें भी बीपी लो रह सकता है। तो आपको बीपी लो के कारण का पता लगाना पड़ेगा। खासकर जो यंग फीमेल्स हैं तो उनमें हार्ट की बीमारी कुछ निकलती नहीं है। ज्यादातर लोगों में बीपी वो दुबले पतले होते हैं, इसलिए लो रह सकता है। तो और सवाल लेते हैं। सर एक हार्ट फेलियर पेशेंट को कार्बिडोल 6.5 ले रहे हैं, उस टेस्टिंग हार्ट रेट एक्सेप्टेबल, प्लीज गाइड। तो कार्बिडोल एक दवाई होती है, बीटा ब्लॉकर कहते हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट में बहुत अच्छी ड्रग है। हार्ट फेलियर के पेशेंट में कुछ ड्रग्स होती हैं, कार्बिडोल या लॉसाटान, रमीप्रिल, एल्डेक्टोन और सकुबेट्रिल, वेल्साटन कॉम्बिनेशन आ गया। आपको ये सारी दवाइयां हैं जो काफी अच्छी दवाइयां हैं, जो हार्ट की पावर को कम होने से रोकती हैं और किसी किसी मरीज में बढ़ाती भी हैं। और मैंने तो इस पर पूरी 2-3 पेशेंट वीडियो भी डाली हुई है कि मेरे कुछ पेशेंट में हार्ट की पावर जिनकी 15-20% तक आ गई थी, उनकी बढ़ के वापस से 55-60% हो चुकी है। हाँ, तो सवाल है हार्ट अटैक होने पर इमीडिएट क्या करें। सबसे पहले तो पता लगाएं कि आपको हार्ट अटैक है कि नहीं। जैसे कि अभी किसी दर्शक ने भी पूछा भी था कि गैस का होता है और उस पर कैसे फर्क करना है। तो जैसे गैस में तो क्या होता है कि खट्टी डकारें आती है, मुंह में डकारें आ सकती है। पर हार्ट अटैक का जो टिपिकल पेन होता है, जो अंजाना का पेन होता है, वो आपके रेट्रोस्टेनल होता है, बीच में होता है। बहुत से लोग बोलते हैं लेफ्ट में हमारे पेन है, लेफ्ट में नहीं। हार्ट का पेन यूजली बीच में रेट्रोस्टेनल होता है, और जो कि गले में या आपके बाएं हाथ में जा सकता है। ये क्लासिकल ऐसा हार्ट का पेन होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं कि सब में ऐसा क्लासिकल पेन मिले। तो अगर आपको किसी को पहले कभी कोई रोग ही नहीं था और उसको इस तरह का पेन होता है, तो तुरंत जाना है आपको एक डॉक्टर के पास, नजदीकी डॉक्टर के पास, अपना ईसीजी कराइए। सबसे बेसिक सी जांच होती है ईसीजी। ईसीजी में आप देख सकते हैं कि अटैक पड़ा है कि नहीं पड़ा है। अगर ईसीजी आपका खराब आता है तो तुरंत उसमें कुछ खून पतला करने की दवाइयां खिलानी होती हैं, जैसे कि डिस्प्रिन आपको खिलानी होती है, या क्लोपिडोग्रिल 600 मिलीग्राम आपको खिलानी होती है। उस वक्त एट्रोवास्टेटिन 80 mg खिलानी होती है, ये लोडिंग डोज होती है, ताकि कि जो क्लॉट बन रहा है उसको तुरंत उस वक्त रोक दिया जाए। तो पहला काम आपको पता लगाना कि हार्ट अटैक है कि नहीं। जैसे ही आपको सिम्टम लगे, जो सिम्टम मैंने आपको बताया, आपको चेस्ट पेन हो रहा है, कैसा भी चेस्ट पेन, मान लो गैस का भी चेस्ट पेन है, तो ईसीजी तो करा के देख ही लीजिए। कई बार आदमी से गैस 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 समझता रहता है, एसिडिटी समझता रहता है, पर वो निकलता हार्ट अटैक का पेन है। तो आपको पता लगाना चाहिए। सबसे पहले तो अपना ईसीजी कराइए, तुरंत नजदीकी जगह जाके अपना ईसीजी कराइए। तो जैसे ही आपको किसी को अटैक पड़ता है तो लोडिंग डोज भी मैंने आपको बताई, वो लेनी है। नजदीकी डॉक्टर से मिलना है, अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना है, वो आपको तुरंत बताएगा आपको कि क्या करना है, आपको किस तरह का, कितने लेवल का पेन है, किस हिसाब, कौन सा हार्ट अटैक है, तो वो करना है। तो एक दर्शक ने सवाल किया था कि गैस के पेन से, तो गैस में तो क्या कई टाइम से इंसान को एपिगैस्ट्रिक, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होती है यहाँ पे एपिगैस्ट्रियम में, और मुंह में खट्टी डकारें आती हैं, तो वो यूजली वो गैस का होता है। यहाँ पे जलन सी रहती है, पर फिर भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको ये जलन भी हो रही है, कई बार ये हार्ट अटैक में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि वो लगभग सेम हो सकते हैं, तो उसके लिए फिलहाल मैं ये कहूंगा कि अपने डॉक्टर से मिलिए, तुरंत मिलिए, ईसीजी कराइए अपना, और जो भी वो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन कहता है, जैसे कि ट्रोपोनिन की जांच होती है, तो वो आपको तुरंत करानी है। और इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। बहुत से लोग कई दिन तक नजरअंदाज करते हैं, और फिर हम हमारे पास जब तक आते हैं तब तक काफी लेट हो चुका होता है। तो हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। मेडिकल इमरजेंसी मींस जो करना है तुरंत करना है, जो नस बंद है उसे तुरंत खोलना है। ये एंजाइना नहीं है कि स्टेबल है पेशेंट। एंजाइना में तो आप पेशेंट स्टेबल रहता है तो आप उसको दवाइयां देते हैं शुरुआत में, अगर उस पर ना कंट्रोल तब आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सलाह देते हैं। पर हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। इस इमरजेंसी में आपको तुरंत तुरंत डील करना होता है। कई बार तो
हम पे इतना टाइम नहीं बचता कि मरीज को हम बचा पाए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज हमारे पास पहुंचता है तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो सकती है हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक को कभी प्लीज गंभीरता से, अगर पेन से लगे हार्ट अटैक है तो क्या एज अ फर्स्ट एड डिस्प्रिन या एस्पिरिन ले सकते हैं। जो मैंने आपको पेन के सिम्टम बताए हैं और आपके अगर आपको रिस्क फैक्टर है, आपको लग रहा है कि आपको हार्ट की बीमारी थी, आपको ऑलरेडी इसका इलाज चल रहा है, आपको डॉक्टर ने कभी हार्ट की बीमारी बताई है, तो आप डिस्प्रिन या एस्पिरिन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है। हार्ट अटैक का क्या कारण है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, हार्ट अटैक के जो कारण है मैंने आपको बता दिया कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। पैथोफिजियोलॉजी में तो यही है कि हार्ट की आपकी जो आर्टरी है उसमें ब्लॉक आ गया। अब ये ब्लॉक आता है, शुरू में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बनता है जो कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बनता है। उसके कुछ कारण होते हैं, जैसे कि मोटापा एक कारण है, उसमें डायबिटीज का वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा होने की वजह से, या आनुवांशिक या हेरिडिटरी फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की, उनमें ब्लॉक आ सकता है। या सबसे इंपॉर्टेंट आजकल लाइफस्टाइल हमकी, अब बीड़ी सिगरेट तंबाकू, बीड़ी सिगरेट तंबाकू तो बहुत ज्यादा ब्लॉक लाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो दुबले पतले हैं, जिनको डायबिटीज भी नहीं थी पर वो स्मोकिंग बहुत करते थे, खास करके यंगस्टर्स। हाउ मच सॉल्ट शुड बी टेक इन अ डे, 5 से 6 ग्राम से ज्यादा नहीं। 5 से 6 ग्राम मतलब कि एक छोटी चाय की चम्मच, टी स्पून जो होती है उतना एक दिन में टोटल 24 घंटे में जो गाइडलाइंस है वो 5 से 5 ग्राम्स की है कि 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए। तो हम थे कि हार्ट अटैक के क्या कारण होते, तो कारण में स्मोकिंग, यंगस्टर जो हमारे पास आ रहे हैं ना 22 साल के 25 साल के, जो दुबले पतले भी हैं, उनमें स्मोकिंग बहुत बड़ा कारण है। वो चेन स्मोकर है, दिन में 15 सिगरेट, 5 सिगरेट, 10 सिगरेट, इतनी सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पीने से भी ब्लॉक बनते हैं। तो ये प्रमुख कारण है हार्ट अटैक के, यही अनजाने के कारण है। डायबिटीज भी ये कारणों से होती है। तो हम देखेंगे कि हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, इन तीनों के जो कारण है मुख्य मुख्य काफी हद तक एक जैसे होते हैं। इसमें मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है, एक्सरसाइज नहीं करते लोग, उसकी वजह से हार्ट अटैक और डायबिटीज बहुत होने लग गई है। तो आप इस वीडियो को प्लीज, अगर आपको कोई सवाल करना है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, तभी आप सवाल कर पाएंगे, तभी आप कमेंट कर पाएंगे। तो आप अपने सवालों को सिलसिला जारी रखिए ताकि मैं आपके जितने भी कंफ्यूजन है मैं सारे आपके कंफ्यूजन दूर करता रहूं। सर प्लीज गिव टू कीप स्टेमिना। हाँ, एक दर्शक ने पूछा कि स्टेमिना को कैसे, स्टेमिना का मतलब होता है शक्ति। तो स्टेमिना अगर किसी को अच्छा रखना है आपने तो एक्सरसाइज करनी है आपको। आप एक्सरसाइज की मेरी वीडियो देख सकते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल में कि क्या क्या एक्सरसाइज मैं करता हूँ। तो मैं 15-20 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ जो कि सिर्फ फिट रहने के लिए करता हूँ। तो वो आप मेरा प्रोटोकॉल देख सकते हैं कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ। मेरी एक्सरसाइज में एरोबिक एक्सरसाइज आती हैं, कुछ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज आती है, कुछ प्राणायाम योगा भी आते हैं। तो मिक्स ऑफ एक्सरसाइज करता हूँ मैं। स्टेमिना बनाना है आपको अपना तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सीधी बात है, और कोई वो नहीं है। बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं 50 साल के, 60 साल के या इवन 40 साल के, कहते हैं हमारे चलने पे सांस फूलती है। हम चेकअप करते हैं तो कोई बीमारी नहीं निकलती। तो अंत में उनका क्या निष्कर्ष निकला कि उनमें स्टेमिना ही नहीं है। स्टेमिना क्यों नहीं है? क्योंकि वो लोग एक्सरसाइज नहीं करते। तो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, निरंतर करनी, रोज करनी चाहिए। जो गाइडलाइंस है हमारी वो एक्सरसाइज पे जो कहती है कि हमें एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे 5 टाइम्स अ वीक, तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस कहती है कि हमें दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन तो करनी ही चाहिए अगर हम मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हैं। और हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज के लिए 15 मिनट्स अ डे ही काफी होते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेमिना भी बिल्डअप करता है एक्सरसाइज, आपको डायबिटीज से भी दूर रखता है, हार्ट की बीमारियों से भी दूर रखता है। और जो आप टीवी पे देखते हो मीडिया पे कि एक्सरसाइज करने के दौरान अटैक पड़ गया, तो भैया एक्सरसाइज वो एक रेयर एक्सेप्शन है। ऐसे तो आदमी सो रहा है, सोते में उसको हार्ट अटैक पड़ गया, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि सोने की वजह से हार्ट अटैक पड़ गया। मैक्सिमम हार्ट अटैक होते हैं जो सर्दियों में सुबह के टाइम होते हैं, 5 बजे के टाइम पे मरीज बोलता है, 4-5 बजे या 3 बजे के टाइम पे आदमी सो रहा होता है। तो सोने से थोड़ी हार्ट अटैक पड़ता है, दुनिया सोती है। तो वो मिसकंसेप्शन है कि एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक पड़ेगा। उनमें कुछ रिस्क फैक्टर रहे होंगे, कुछ उनकी लाइफस्टाइल ऐसी रही होगी या कुछ और बात रही होगी जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक पड़ गया। पर एक्सरसाइज डायरेक्टली ऐसा नहीं कि हार्ट अटैक का, बल्कि एक्सरसाइज अच्छे से अगर आप निरंतर करेंगे तो आपका हार्ट अटैक कम होगा, आपका बीपी का मर्ज कम होगा, डायबिटीज का मर्ज कम होगा, मोटापा कम होगा, हार्ट की बीमारियां कम लगेंगी। तो एक्सरसाइज आपको हमेशा करनी चाहिए। अपना बेसलाइन, एक अगर आपको हार्ट के मर्ज है या कोई और बीमारी है तो एक बार अपना बेसलाइन चेकअप कर लीजिए अपने हार्ट के डॉक्टर से, उनसे पूछ लीजिए सर हम किस लेवल की एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब मेरे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो शुरुआत के कुछ दिनों में मैं उसको एक्सरसाइज मना करता हूं, लेकिन जब वो रिकवर हो जाता है तो मैं उससे बोलता हूं कि आपको धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी है। तो धीरे धीरे, पर ये नहीं कि एक दिन में बढ़ानी है। तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, तो करनी चाहिए स्टेमिना बनाने के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी।
तो आज हमने काफी जानकारियां ली हैं इसमें, इस वीडियो में, और बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। तो प्लीज आप आगे भी मैं ऐसे लाइव सेशन करता रहूंगा। मेरी वीडियोस को देखने के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सर, हार्ट ऑपरेशन होने के बाद भी ट्रीटमेंट चलता है? सर, आई एम अंडर ट्रीटमेंट, वॉक नाउ लेटर। हाँ, तो दर्शक ने सवाल किया है कि भाई हार्ट अटैक पड़ गया है, ट्रीटमेंट चलता है लाइफ लॉन्ग? जी बिल्कुल चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है। पर दवाइयां जो है, कई कई मरीज क्या तो ठीक हो जाते हैं, दवाइयां अपने हिसाब से लेते हैं। वो मरीज, डॉक्टर ने जो पर्चा लिख दिया, साल 2 साल बाद दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। डॉक्टर आपको टाइम पीरियड के बाद बुला रहा है, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। रेगुलर उनको दिखाइए, रेगुलर फॉलोअप में रहिए। आपकी दवाइयां कम ज्यादा होंगी आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी हार्ट की पावर कितनी है उसके हिसाब से, आपको डायबिटीज तो नहीं है उसके हिसाब से, या फिर आपको कुछ सिम्टम्स क्या आ रहे हैं उस हिसाब से आपकी दवाइयां कम या ज्यादा होंगी। और हर मरीज की अलग दवाइयां होंगी। आप 2 मरीज कई बार कंपेयर करते हैं, साहब फलाने ने एंजियोप्लास्टी कराई थी, उनकी तो 2 दवाइयां चल रही है, आप मुझे 4 दवाइयां दे रहे हो। तो उनकी कुछ और कंडीशन नहीं होगी, उनको साथ में कुछ और बीमारी होगी, उनकी हार्ट की पावर इतनी कम ज्यादा होगी, कुछ और होगा। तो हर मरीज एक जैसा नहीं होता। मेरे पास ऐसे भी मरीज हार्ट अटैक के जिनकी सिर्फ 2 या 3 दवाइयां चल रही है एंजियोप्लास्टी के बाद, और ऐसे भी मरीज हार्ट अटैक के जिनकी 20 दवाइयां चल रही हैं। तो जो जिनकी 20 दवाइयां चल रही हैं उनको साथ में कई तरह के रोग हैं, उनको डायबिटीज भी है, या उनको किडनी में भी इन्वॉल्वमेंट है, या उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट होता है तो उनमें साथ में आपको सब चीजों को दवाइयां देनी पड़ती हैं। तो कंपेयर मत करिए कि उसकी कम है उसकी ज्यादा है। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करिए, एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए, एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और उस पर ट्रस्ट रखिए। वो आपको जो दवाइयां बता रहा है वो दवाइयां आपकी कैसे लेनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव चल रही है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी कमेंट करना है करिए, जो सवाल करने करिए। और तो हमने जान लिया इस वीडियो में, काफी इंफॉर्मेशन हमने दी है कि हार्ट अटैक इज अ मेडिकल इमरजेंसी, तुरंत करना है आपको, आर्टरी तुरंत खोलनी है। सर, व्हेन हार्ट अटैक इज कम, सो व्हाट टू डू फर्स्ट? अच्छा, कि सवाल किया कि जब हार्ट अटैक आए तो क्या करना है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि सबसे पहले तो आपको, अगर आपको पहले कोई बीमारी नहीं थी, सबसे पहले तुरंत नजदीकी डॉक्टर के पास, जो भी आपको मिल जाए, ईसीजी तो हर जगह होता है, गाँव में भी ईसीजी होता है, सबसे पहले अपना ईसीजी निकलवाइए। और ईसीजी निकलवा के आपको मोटा मोटा एक आइडिया मिल जाएगा कि हार्ट अटैक पड़ा है या नहीं है ना। कई बार क्या होता है, एंजाइना का पेशेंट का ईसीजी नॉर्मल आता है, क्योंकि जब एंजाइना हो रहा होता है उस वक्त तो ईसीजी नहीं होता, तब तक मरीज पहुंचता है, उसका एंजाइना ठीक हो चुका होता है, उस वक्त ईसीजी करते हैं तो नॉर्मल आता है। पर अगर हार्ट अटैक है, जिसमें जो मैंने बोला मेडिकल इमरजेंसी है, तो उसमें तो ईसीजी खराब आना ही आना है। उसमें तो 90% चांस है कि ईसीजी आपका खराब आएगा। तुरंत डॉक्टर से मिलिए, दवाइयां चालू करिए, जो मैंने आपको बताया, एस्पिरिन लेनी है, डिस्प्रिन लेनी है, आपको क्लोपिडोग्रेल लेनी है, आपको एट्रोवास्टेटिन लेनी है, या सॉर्बिट्रेट लेनी है, बीपी नीचे रखने वाली गोली होती है सॉर्बिट्रेट की, वो लेनी है। तो वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा। आपको अपने सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, क्योंकि कई बार सेल्फ मेडिकेशन से मैंने देखा है कि लोगों को हार्म होते हुए। मेरे को आज भी एक पेशेंट याद है, इसको चेस्ट पेन हुआ था, और उसे किसी ने बोल दिया कि भाई एक गोली आती है जीप के नीचे रखने की, वो आप ले लीजिए सॉर्बिट्रेट की। तो वो पेशेंट ने क्या करा कि वो गोली आधी या एक लेनी होती है, उसने 5-6 खा ली इकट्ठी, उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर मोटरसाइकिल चला के वो आ रहा था पेशेंट, तो मोटरसाइकिल चला के वो पेशेंट आ रहा था, तो वो सॉर्बिट्रेट की वजह से बीपी उसका एकदम से गिर गया, वो बेहोश हो गया, तो सिंकोप हो गया उसको। तो सिंकोप से हो जाता, तो सेल्फ मेडिकेशन से पहले आप नजदीकी डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर नहीं है आपके दूर दूर तक, तब आप ये डिस्प्रिन वगैरह ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरी तो यही राय रहेगी, एक डॉक्टर से मिलिए, तुरंत एक अपना ईसीजी कराइए। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं ऐसे लाइव सेशन देता रहूंगा। मेरे जो चैनल है उसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। हार्ट अटैक पे अच्छी वीडियोस बनी हुई है, और भी बीमारी पे, डायबिटीज पे बनी हुई है, हाइपरटेंशन पे बनी हुई है। और सेशन को खत्म करने का समय आ चुका है, तो अगर आपको कोई भी सवाल हो आप लिख सकते हैं। आगे के लिए मैं ऐसे लाइव सेशन जल्दी लाता रहूंगा, और भी लाऊंगा नियर फ्यूचर में, कोशिश करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं आपसे मिलता हूँ। एक और सवाल ले लेते हैं, सर कैन वी स्टॉप मनी आफ्टर गेटिंग फिट? नहीं नहीं नहीं, ये एक दर्शक ने सवाल किया कि भैया हम ठीक हो गए तो क्या दवाई बंद करनी? नहीं नहीं, दवाई बंद नहीं करनी, मैं आपको बता चुका हूँ कि दवाई आपको बंद नहीं करनी। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशान गुप्ता, ईशान हार्ट सेंटर आगरा से। अगर आप मुझे पर्सनली दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे सेंटर पे आके दिखा सकते हैं, गूगल पे मेरा आपको एड्रेस मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा। और ये सेशन, आज लाइव सेशन बहुत अच्छा सेशन रहा, काफी अच्छे सवाल हमारे दर्शकों ने हमसे पूछे। उम्मीद है कि उनके कंफ्यूजन दूर हुए होंगे, और उम्मीद है कि उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी।
तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स अ लॉट. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड I will do this live session again and again. So please keep subscribing my channel and keep on watching my channel. Thank you very much. Khuda Hafiz.